अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव मोशन, यानी इंटेंसिटी को भी देखेंगे और पावर को भी देखेंगे। तो क्या मैथमेटिकल टूल होते हैं, शुरू करते हैं पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन। तो सबसे पहले जनाब के आपके पास किस रेट पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी रस्सी में से या किसी स्ट्रिंग में से पास करती है, तो ये पावर है। यानी कि अगर आपको याद हो तो आपने जो पीछे स्कूल लेवल्स पे पढ़ी हुई, कॉलेज लेवल पे बात पढ़ी हुई, वो क्या था कि आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का कंसेप्ट एनर्जी के साथ आ जाता है। रेट का मतलब आपने एनर्जी की ट्रांसमिशन को टाइम के लिहाज से देखना है, कितनी देर में कितनी एनर्जी ट्रेवल कर रही है या ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो इसका मैथमेटिकल टूल क्या बनेगा? पावर को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ, आप कह सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपके पास ये जो क्वांटिटी जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं, ये आपके पास जगह ब जगह चेंज होगी, यानी एक जगह पे कुछ हो रहा है, दूसरी जगह पे कुछ हो रहा है, यानी जगह के लिहाज से भी बदलेगी और टाइम के लिहाज से भी बदलेगी। बात समझ आ रही है? तो आपके पास, अब इस चीज को देखते हैं तो हम जानते हैं कि भाई P बराबर है डीई बाई डी टी। अब आप जानते हैं एनर्जी दो का सम होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो डी के ओवर डी टी प्लस डी यू ओवर डी टी। अब ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का टूल आ गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी भी निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, उसका लिंक आई बटन में आपको मिल रहा है। तो आपने वहां से डी के की वैल्यू ले ली, तो 1/2 म्यू डी एक्स ओमेगा स्केयर वाई एम स्केयर कॉस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई डी टी कर दिया। इसी तरीके से u जो था वो था बराबर 1/2 एफ डी एक्स के स्केयर वाई एम स्केयर कॉस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसे भी डी टी से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि डी के ओवर डी टी चाहिए, तो ये ऊपर डी के आ गया, नीचे डी टी आ गया, डी यू आ गया और नीचे डी टी आ गया। हम जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है? dx ओवर dt। तो क्या इस टूल में dx दिख रहा है? डिवाइडेड बाय dt दिख रहा है। क्या इस टूल में dx दिख रहा है, dt दिख रहा है? इसका ये वेलोसिटी बन जाएगी, ये भी वेलोसिटी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी मेंशन कर दी कि dx ओवर dt की जगह मैंने क्या लगा दिया? v लगा दिया। ओके होगी बात? फिर हम जानते हैं स्पीड ऑफ द वेव, यानी हमने निकाली थी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f बाई एम। f यहाँ पे टेंशन थी, m यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी थी। तो यहाँ से दोनों साइडों का स्क्वायर उठाओ तो f बराबर लिखा जा सकता है v स्क्वायर म्यू, और v आप जानते हैं स्पीड ओमेगा बाई के। हमने फेज वेलोसिटी आपके पढ़ी हुई है, तो ओमेगा बाई के बराबर लिया जाता है, तो v बराबर आ जाएगा ओमेगा बाई के होल स्क्वायर की वजह। तो अब ये जो वैल्यू है f की, ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। ठीक हो गया? तो अब आप देखो मैं क्या प्लेस करूंगा f की जगह? ओमेगा स्क्वायर बटा के स्क्वायर इनटू म्यू। तो बात समझ गए? f की वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब जनाब k इस के स्क्वायर से कट सकता है। ओके हो गया? अब जरा दोनों तरफ मुमासलत चेक करें, क्या म्यू इस 1/2 है, 1/2 है, म्यू है, इसमें भी म्यू है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है, के तो के स्क्वायर से कट गया ना, वाई एम स्क्वायर है, वाई एम स्क्वायर है। तो अब आपके पास v है कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो क्या ये आइडेंटिकल फैक्टर नहीं अब आपको दिख रहे? तो इसका मतलब मैंने दोनों में से अब आपको ये के काट के लिख दिया, आइडेंटिकल थे, सम करोगे तो 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1/2 1 बराबर बन जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर म्यू वी वाई एम होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। वाई एम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है। तो अब आप जरा देखो, कॉस का फंक्शन आ रहा है पावर में, और कॉस एक जैसी वैल्यू तो नहीं देता, यानी x बदलेगा तो कॉस बदलेगा, t बदलेगा तो कॉस बदलेगा। तो इसका मतलब वो जो बात शुरू में की थी कि पावर आपके पास x यानी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से भी बदलेगी और टाइम के लिहाज से भी बदलेगी। ठीक है? तो कॉस तो एक जैसी वैल्यू नहीं देगा, कॉस बदलता जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, या जिसे पावर कहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक होगी बात? यानी हर दफा, हर जगह, हर टाइम एक जैसी एनर्जी नहीं फ्लो कर रही। तो हम कहेंगे इसकी वजह यह है कि इनपुट पावर ऑसिलेट कर रही है। इनपुट वो जो ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक रस्सी को हाथ से अप डाउन ऑसिलेट करते हो, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रांसवर्स होगा, तो वो आपके पास इनपुट है ना आपका हाथ। तो इसका मतलब आपकी पावर ऑसिलेट कर रही है।
पावर एक जैसी नहीं है। तो जब आपके पास पावर जो स्ट्रिंग के अंदर जैसे ऐसे एक मामला आ जाए तो फिर हमें कौन सी देखना, एवरेज पावर का कंसेप्ट लेना चाहिए कि एक पीरियड में एवरेजली कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई। बात समझ आई? यानी कि फिर हम ओवर अ वन टाइम पीरियड स्टडी करते हैं कि कितनी पावर कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। तो उसका टूल फिर क्या होगा, तो फिर हम लिखेंगे कि भी आप एवरेज पावर निकलना चाहते हैं ओवर अ साइकिल, तो आप एवरेज का साइन डाल देंगे, मीन का साइन डाल देंगे, 1/t 0 से t p dt आ जाएगा। p की वैल्यू आपने निकाली हुई है, यानी आप 0 से t टाइम पीरियड तक सारी पावर को देख लेंगे और फिर ओवर द टाइम उसे देखेंगे तो एक तरह से आपके पास एक एवरेज वैल्यू हासिल आ जाएगी। तो जनाब वैल्यू प्लेस कर दी आपने, जो चीजें कांस्टेंट हैं वो बाहर निकाल दी, चूंकि कॉस वेरी कर रहा है सिर्फ एक्स और टी की वजह से, तो आपके पास ओमेगा भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, वाई एम भी कांस्टेंट। तो यहां से कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो वो वैल्यू मैंने उस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी। अब यहां से के एक्स माइनस ओमेगा टी को हम थीटा ले लेते हैं और डी थीटा फिर किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास टाइम के लिहाज से चूंकि आप डिफरेंशियल कर रहे हो ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा डी टी, यहां से डी टी सिर्फ चाहिए तो वो माइनस डी थीटा ओवर ओमेगा, और टाइम पीरियड तो हम सब जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा होता है। अब ये सारी वैल्यूज लगाने से पहले इसकी लिमिट्स भी तो चेंज करनी पड़ेंगी ना। तो अब आपके जब कहोगे टाइम जीरो तो थीटा जीरो, जब टाइम टी होगा तो हम चूंकि ओवर अ पीरियड चल रहे हैं, एक पूरी वेव देख रहे हैं, तो 2 पाई आ जाएगा। तो अब क्या आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, तो अब आपने जब यहां से रिप्लेसमेंट किया तो आपने लगा दिया सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी जो अभी अभी हमने बनाई हैं। क्या क्या रिप्लेस किया जनाब हमने, जरा देखें, शुरू वाले फैक्टर तो वैसे ही रहे थे, ओमेगा, म्यू, वी, वाई एम, टी, कैपिटल टी बाहर था, क्या कैपिटल टी की जगह 1/2 पाई ओमेगा प्लेस किया। बात समझ आ गई? तो फिर आपने लिमिट्स चेंज की, 0 से t था तो ये 0 से 2 पाई आ गया, 1 माइनस कॉस और 2 और के एक्स माइनस ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया, डिवाइडेड बाई 2, और डी टी की जगह क्या आ गया, माइनस डी टी ओवर ओमेगा। अब कुछ चीजें बहुत सादा सादा सिंप्लीफाई हो सकती हैं, कैसे कि ये ओमेगा आप इस ओमेगा से काट सकते हैं, नेगेटिव आप डी थीटा को अलग कर ले, जब वो जरब खाएगा 1 के साथ, फिर आप नेगेटिव वाला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा आ जाएगा। आपने यानी दो इंटीग्रल बना लिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को अलग कर लिया, यहां से 2 पाई उसके सारे के फैक्टर के नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट होने के नाते बाहर चल रहा है। तो अब आप इसे देखेंगे 1/2 माइनस डी थीटा। अब जब आप इसका इंटीग्रल उठाओगे तो सिर्फ थीटा लिमिट्स लगेंगी 0 से 2 पाई की, बात समझ गए, तो मॉड ले लिया ना तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ये cos 2 थीटा है तो आप इसे लिखेंगे sin 2 थीटा, इसका एंगल का लेंगे तो वो 2 नीचे चला जाएगा तो 2 4 बन जाएगा आपके पास। इस पे भी लिमिट्स लग गई 0 से 2 पाई, वैल्यूज रखेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 पाई आना था, वो 2 2 से कट के सिर्फ पाई बच जाएगा, ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 0 पे भी जीरो है, 2 पाई पे भी जीरो है, तो वैसे ही वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से पाई पाई से कट जाएगा, तो आपके पास एवरेज पावर का कंसेप्ट क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर म्यू वी वाई एम स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम कहें यहां से सोचा जाए कि एवरेज पावर या जो रेट ऑफ एनर्जी जो एवरेजली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ओवर द पीरियड, वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्या वाई एम स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर एफ एम्पलीट्यूड आ रहा है, फिर ओमेगा स्क्वायर क्या स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, म्यू क्या है लीनियर मास डेंसिटी, वी क्या है वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो आपकी पावर है वो एक तरह से डिपेंड करती है किस पे, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो एवरेज पावर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एवरेज पावर की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसमें हमने ये अज्यूम किया कि पावर लॉसेस कोई नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई डेसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, ये हमने नोट के अंदर मैंने बात लिखी थी, इसका अंदर कोई मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं हो रही भाई, आइडियल केस अभी फिलहाल आपको समझाया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली। अब जरा इंटेंसिटी को समझते हैं। इंटेंसिटी जरा अब आपके पास क्या है जनाब, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी अब आपके पास जो है वो वेव का एक फिक्स वैल्यू होता है, मैक्सिमम वही आना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप एक रस्सी में वेव को देख आइडियल वेव के लिहाज से, तो उसमें तो एम्पलीट्यूड आपका फिक्स आ रहा होगा, यानी हर दफा एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक जैसी आ रही होगी आइडियल वेव में। मगर जब आप स्फेरिकल वेव फ्रंट देखते हैं तो आपके पास हर वेव फ्रंट पे तो एनर्जी सेम रहती है,
मगर जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती है तो आपका वो वेव फ्रंट का एरिया बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे वेव ट्रेवल कर रही होती है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हम जो पावर के जो समझाते हैं किसमें, इंटेंसिटी में समझाते हैं। अब वो कैसे होती है, हम कहेंगे जो एवरेज पावर पर यूनिट एरिया transmitted across the area perpendicular the direction in which traveling wave is called intensity of the wave। ये आप कह लें सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा गया है। इसमें मुद्दे की बातें क्या है कि एवरेज पावर को देखा गया किस पे, पर यूनिट एरिया। फिर शर्त क्या रखी गई कि ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, जिस सिंथ में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेस होना चाहिए, तो वो आपके पास इंटेंसिटी हो जाएगी। मगर इसमें अभी एक चीज की कमी है, वो कैसे आप कह सकते हो, अब आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द मीडियम पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये इन डेप्थ वाली डेफिनेशन मान लो, क्योंकि यहाँ पे तो लफ्ज पावर आ गया ना, पावर के अंदर एनर्जी बटा टाइम तो वैसे ही आ गया। इस ऊपर ग्रीन वाली डेफिनेशन में टाइम का जिक्र नहीं है, क्योंकि मैंने लफ्ज क्या यूज किया, पावर का यूज किया। मैंने कहा एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, और आगे शर्त रख दी कि एरिया प्रोपोगेशन ऑफ वेव के जो परपेंडिकुलर हो, तो वो इंटेंसिटी है। मगर अगर आप उसे एनर्जी की जुबान में कहोगे, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब आपने पावर का लफ्ज नहीं यूज किया, अब आपने एनर्जी का लफ्ज यूज किया जो मीडियम से गुजरी होगी, कब, पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो ये जरा ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन है जिसमें एनर्जी को पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी वेव की। ठीक है, तो इसका ना आई बराबर आ गया पी बाई टी के। तो अब आप यहाँ पे ई आपके पास पी की वैल्यू डाल दी ई बाई ए। तो अब आप देखो ये जो आपने पर्पल कलर में डेफिनेशन पढ़ी है वो आपको यहाँ से समझ आएगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है किसी मीडियम में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो ट्रेवल करेगी। तो अब आपने वो वैल्यू प्लेस कर देनी है, जस्ट और कुछ भी नहीं है, ए आ जाएगा आपके पास। सॉरी, यहाँ पे हमें ए मेंशन करना है, टी नहीं है, दिस वन। तो जनाब, तो अब आपने यहाँ पे जस्ट वो पावर की जो वैल्यू निकाली थी दिस वन, वो आपने उठाई है और इस जगह पे प्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। नीचे ए पहले से चल रहा था, उसके साथ आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब पावर के यूनिट होते हैं वाट, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी के यूनिट क्या हो जाएंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर आपको बताया कि जो इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल है, अगर आप यहां से भी देखो तो वही एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की और स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के वही बात आ रही है। फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो आप पॉइंट सोर्स से जैसे आपके पास लाइट निकलेगी या आपके पास जैसे साउंड होगी, तो सरफेस एरिया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एरिया बनता है, तो आपके पास इसका मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी 1 ओवर आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर आप इसकी फिजिक्स मानो कि डिस्टेंस अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट का डबल होता है तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला कंसेप्ट आ गया ना। जबकि एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड के लिहाज से देखा जाए तो वो अब आपके पास क्या आ गया जनाब, कि अगर एम्पलीट्यूड आप डबल करते हो तो वो अब आपके पास वेव बिकम हाफ एज लार्ज। कैसे, क्योंकि आई अब आपके पास इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर ये हाफ होगा तो वो उसका हाफ आ जाएगा। देन अगर आप एरिया को देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ रहा है तो 1 ओवर आर स्क्वायर का कंसेप्ट आ जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ का। समझ आ गई बात। तो अब ये जनाब हमारे पास कंसेप्ट था, हमने पावर को देखा, फिर एवरेज पावर का कंसेप्ट देखा, फिर हमने इंटेंसिटी ऑफ द वेव को समझा। तो जनाब दोनों के फार्मूले अब हमें पता है, आप इनके न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। आपके पास आम तौर पे ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, तो आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात पूछने वाली हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।